Welcome to the Apex Classes EduTech channel. Our today's topic is Economic Concepts and Planning in India. It is of average 3 marks chapter, which is chapter number 14, but the 3 marks are divided in a way that 1 mark each questions will be there, means we have to prepare in a way the chapter that we can answer 1 mark questions, because in the examination it will contain only 3 marks, the 1 marks each. Let's discuss the national income. Make sure if we will be preparing for the examination or according to the examination, it will be helpful in your examination. So before starting, I'll just discuss with you how to make an elaborated course. How to make that if we are reading the national income, make sure कि आप नेशनल इनकम इस चैप्टर को, नेशनल इनकम वाले चैप्टर को इस तरीके से ले कि हमको एक एक नंबर के क्वेश्चंस के आंसर हम इजीली कर पाएँ. मीन्स कि क्रिस्प या स्टैटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे. स्टैटिकल क्वेश्चन मीन्स डेट्स, नेम्स, फुल फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं, ठीक है, डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं. आइए देखते हैं नेशनल इनकम किसको कहते हैं. नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि नेशनल इनकम किसको कहते हैं. एक नेशन की इनकम जो सारे लोग जो उस देश के अंदर रहते हैं, जो सारे लोग पैसा कमाते हैं, वो एक साल के अंदर कैलकुलेट की जाती है, तो उसको बोलते हैं नेशनल इनकम. आइए डेफिनेशन देखते हैं. इट इज द मेजरमेंट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. इट इज द मेजरमेंट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन इकोनॉमिक अचीवमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमिक अचीवमेंट मीन्स हमारा इस बार फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से हमारी कंट्री के अंदर 1 अप्रैल 2020 से हमारी कंट्री के अंदर 100 गाड़ियां बनी. कितनी गाड़ियां बनी? 100 गाड़ियां. तो वो एक क्या इकोनॉमिक अचीवमेंट है. वो क्या है? एक इकोनॉमिक अचीवमेंट है. किसका? इकोनॉमी का. कौन सी इकोनॉमी का? इंडियन इकोनॉमी का ऑब्वियसली. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. फाइनेंशियल ईयर नाम लिखा है इसीलिए मैंने 1 अप्रैल से बात की है. कब से बात की है? 1 अप्रैल से 31 मार्च. 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेटिंग द पर कैपिटा इनकम. अच्छा, हम नेशनल इनकम की बात कर रहे थे, ये पर कैपिटा इनकम क्या है तो देखते हैं. नेशनल इनकम जैसे ही निकलती है मींस द मेजरमेंट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू. एक मॉनेटरी वैल्यू हमको पता चल जाए कि 100 गाड़ियां जो बनी पूरे देश के अंदर, उनकी वैल्यू क्या है, वो क्या होगी, किसमें गिनी जाएगी? इकोनॉमिक अचीवमेंट की. और किसमें? एक इकोनॉमी में. एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में बनने वाली सारी गाड़ियों की कीमत क्या है. मैंने गाड़ियों का जस्ट एग्जाम्पल दिया है. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है या इकोनॉमिक अचीवमेंट्स होते हैं किसी एक इकोनॉमी में, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वही क्या होगी? नेशनल इनकम होगी. अब पर कैपिटा इनकम क्या होती है? पर कैपिटा इनकम मीन्स एक इंसान की एवरेज इनकम क्या है. एक इंसान की एवरेज इनकम क्या है वह निकालने के लिए सभी लोगों की, फॉर एग्जाम्पल भाई आपको भी पता है कि इनकी एवरेज इनकम कैसे निकलेगी. सारे फॉर एग्जाम्पल कोई 1 करोड़ कमाता है, कोई 1 लाख कमाता है, कोई 1000 भी कमाता है, ठीक है. कहने का सेंस ये है, सबको एक करके, सबको मिला के नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगी? पर कैपिटा इनकम. एक एवरेज इनकम निकल जाएगी कि एक एवरेज ह्यूमन इंडिया के अंदर रहने वाला कितना पैसा कमाता है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? द वर्क ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. अच्छा, अब इस नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करेगा? कौन ध्यान रखेगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितनी सर्विसेज दी गई है? कौन ध्यान रखेगा? एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, which was working from 1955, which is working from 1955. Sector of economy. We have seen the national income, per capita income. Now we will see the sectors of economy from which the national income have been calculated so far from the
1947 1947 से जब से हमको आज़ादी मिली, मैंने बोला सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 1955 से अभी तक नेशनल इनकम को क्या करते हुए आ रहे, कैलकुलेट करते हुए आ रहे। तो कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, उनको कहाँ से मालूम पड़ता है? उन्होंने क्या किया, एक सिंपल सा काम किया, सभी लोगों का पता करने के लिए 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। कौन से 3 सेक्टर्स में? बोलो बोलो, कौन से 3 सेक्टर्स में? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आइए डिस्कस करते हैं कौन से सेक्टर्स और कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1955 से अभी तक क्या तरीका है कैलकुलेट करने का? बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जॉब्स। अगर कोई बोले कि आप अपनी सिटी के अंदर ये कैलकुलेट करके बताओ कि कितनी इनकम है आपके सिटी की, क्या आप कर सकते हैं? नहीं। तो सारे कामों को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। आइए देखते हैं कौन से सेक्टर्स हैं। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए जो गुड्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कल्टीवेशन, कॉटन कल्टीवेशन का, माइनिंग का। अगर हम पत्थर निकाल रहे हैं और उस पत्थर को डायरेक्टली हम कहीं यूज कर रहे हैं, तो पत्थर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, और हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं कैसे, कौन से गुड्स का, नेचुरल रिसोर्सेज के तौर पर। हमने पत्थर निकाला खान में से, और खान में से पत्थर निकालकर उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर और उसको हमने यूज कर लिया, उसको हमने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया, प्रोडक्शन किया और उस गुड्स को यूज कर लिया एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। वो सारा किस में आएगा? प्राइमरी। आपकी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ऑल विल बी कमिंग इन द प्राइमरी सेक्टर्स। डायरेक्ट फॉर्म, एक डायरेक्ट फॉर्म के अंदर हम जब यूज करेंगे किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट को, तो वो सारा काम किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। मैं आपको एग्जांपल दे चुका हूं, कॉटन कल्टीवेशन, माइनिंग, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी किस में आएगी? प्राइमरी सेक्टर्स में। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में कौन से? मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। भाई मैं कहता हूं कि हमने कॉटन कल्टीवेशन किया, कॉटन निकालना और कॉटन को डायरेक्टली सेल अप कर देना किस में आएगा? प्राइमरी में। लेकिन कॉटन को निकाल के जो कॉटन होगा, जो रॉ मटेरियल होगा हमारे पास, वह रॉ मटेरियल एक फैक्ट्री में आता है। एक फैक्ट्री में आके उससे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता है। जब वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन होगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स। गॉट इट ऑल ऑफ यू? नहीं आया? समझो एक बार। प्राइमरी, हमने कॉटन उगाई, कॉटन उगी, हमने बोरे के अंदर भरी और हमने बेच दी। प्राइमरी। हमारी एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं? टेक्सटाइल प्रोड्यूस करते हैं। कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, जूट अलग अलग बोरों में आई, हमने उस रॉ मटेरियल से, हमने क्या बोला? रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में मंगवाया और उसको टेक्सटाइल में प्रोडक्शन किया, टेक्सटाइल में प्रोडक्शन किया। कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी। मैन्युफैक्चरिंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स सच एज शुगर, जैगरी, वीविंग टेक्सटाइल फ्रॉम कॉटन फाइन। व्हाट इट ऑल ऑफ यू? अच्छा, शुगर और जैगरी क्या है आपको अच्छे से पता है। गन्ने की सिर्फ खेती करना टर्शरी फार्मिंग में आता है, टर्शरी। लेकिन उस गन्ने को प्रोड्यूस करना, मैन्युफैक्चर करके रॉ मटेरियल को किसमें? फिनिश्ड गुड्स में, गुड़ बना देना, चीनी बना देना, शक्कर बना देना, सब किस में आएगा? सेकेंडरी में। लेकिन व्हाट अबाउट टर्शरी? व्हाट अबाउट टर्शरी? हमने कहा कि वेरी फर्स्ट स्टेप नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्ट यूज करते हुए हमने जो भी बनाया प्राइमरी, उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और फिर उसको सेल किया, सेकेंडरी। लेकिन बैंक है आपकी, स्कूल है, हॉस्पिटल है, टेक्निकल सर्विसेज हैं आपकी, जैसे गाड़ी खराब हो जाती है उस गाड़ी को ठीक करने के लिए जो है, तो जो ज़्यादातर जो सर्विस सेक्टर हैं वो किस में आएगा? टर्शरी में। आपके यहाँ पे ऑफिस में काम करने वाला जो सीए है वो अपनी क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या कर रहा है? आपको सर्विस दे रहा है। टीचर से आप पढ़ते हैं, वो क्या दे रहा है? आपको सर्विस दे रहे हैं। तो वो सारा किस में आएगा? टर्शरी सेक्टर में, जो इन दोनों को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं।
कैसे? सेकेंडरी सेक्टर, किसी कंपनी के अंदर अगर मार्केटिंग का कोई आदमी है जो मार्केटिंग करता है, जो टेक्सटाइल को बेचने के अंदर मदद करता है, लोगों को जाके सैंपल दिखाता है उस टेक्सटाइल का, तो वो क्या दे रहा है? अपनी सर्विस दे रहा है। तो ऐसी सर्विस इन दोनों सेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू? इट प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड हेल्पिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन द फॉर्म ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग फॉर देयर डेवलपमेंट। मार्केटिंग एंड प्लानिंग फॉर देयर डेवलपमेंट। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Now let's move to the next topic, which is economic growth or economic development. Economic growth, what do you mean by economic growth? For example, I earned 5 rupees per day. How much? 5 rupees per day. But certainly after 2 months, I shifted to the 10 rupees. Right now I was earning 5 rupees, but now I shifted to the 10 rupees. Got it all of you? Now I shifted to the 10 rupees. So जो +5 हुआ जिससे इज इक्वल टू क्या आया? 10 आया। वो कैसे हुआ? ऑब्वियसली या तो मेरी मेहनत या मेरी स्किल की वजह से, लेकिन यहां पे उस एक्स्ट्रा जो +5 हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ किससे पता चलती है? वहां किसी भी कंट्री के अंदर हम यहाँ पे इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम पूरी कंट्री को लेकर चलेंगे। किसको लेकर चलेंगे? पूरी कंट्री को। और जब हम एक की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। किस में आ जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। लेकिन हम यहाँ पे पूरी कंट्री की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का बेस्ड किस पे होता है? नेशनल इनकम पे। किस पे बेस्ड होता है? नेशनल इनकम पे। अगर ये एक तरीके से बोल सकते हो पर कैपिटा इनकम है, ये मेरी इनकम है, ठीक है। कैसे बोल सकते हो पर कैपिटा इनकम? क्योंकि ये एक इंसान की इनकम है, एक इंसान की एवरेज इनकम है। लेकिन एक इंसान की एवरेज इनकम ऐसे नहीं निकलती है। कैसे निकलती है? नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटा इनकम। मेरी 10 है, किसी और की 20 हो सकती है, किसी की 2 लाख भी हो सकती है और किसी की 2 करोड़ भी हो सकती है। तो यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या मतलब है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसी को कहते हैं जहां पे प्रोडक्शन की वजह से आपकी नेशनल इनकम में वृद्धि हुई हो, ग्रोथ हुई हो आपकी नेशनल इनकम में। फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री में पहले फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम थी 20 करोड़, ठीक है। अब वो बढ़कर कितनी हो गई है? अब वो बढ़कर 40 करोड़ हो गई है। तो ये क्या है? ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं हम। किसकी तरफ जा रहे हैं? ग्रोथ की तरफ। Got it all of you? Then what is sustainable development? In a 1 mark question, it can be asked in your examination that what do you mean by sustainable development? Because sustainable development, the definition is very important according to the examination perspective. Let's see to it. Development done in a way. कोई ऐसा डेवलपमेंट, देखो नाम से पता चल जाता है सस्टेन, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सस्टेन, यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ सस्टेन। सस्टेन का मतलब आपको पता है बचा के रखना। क्या करना? बचा के रखना। आपका डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, हमको इस तरीके से बचा के रखने हमारे रिसोर्सेज कि हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अब मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आज हमने अपनी गाड़ी के अंदर 10 लीटर पेट्रोल भरवाया। कितना? 10 लीटर। क्या मैं एक ही दिन में सारा जला दूंगा? ऑब्वियसली नहीं। मैं उसको इस तरीके से यूज करूंगा कि मेरे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्या मिले मुझे? मैक्सिमम बेनिफिट मिले बिना हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, विदाउट हार्मिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। कि मैं नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल क्या है? नेचुरल रिसोर्स। ऑब्वियसली मैं उस रिसोर्स को बर्बाद ना करूं, क्योंकि वो मेरे फ्यूचर यूज के लिए है। कब के लिए? कल भी काम पड़ सकता है, परसों भी काम पड़ सकता है, और बिना काम के यूज कर दूंगा तो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केयर्स, दे आर लिमिटेड इन नेचर।
That's why we have to study sustainable development. We have to develop in that way so that resources can be saved for the future use. Let's move to the next question, which is what is assimilated development? What is assimilated development? भाई हमने डिस्कस कर लिया कि भाई रिसोर्सेज का यूज इस वे में होना चाहिए कि हमारा डेवलपमेंट हो सके और फ्यूचर यूज के लिए रिसोर्सेज बच सके, हम उनको बुरी तरीके से इस्तेमाल ना करें या एक ही दिन या एक ही टाइम पे पूरा खत्म ना कर दें। ये चलिए ठीक है, लेकिन एसिमिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आप इस तरीके से डेवलपमेंट करें कि आपकी सोसाइटी के अंदर रहने वाले सभी लोगों को बेनिफिट मिले। मैंने 10 लीटर पेट्रोल की बात की, आपके हिसाब से अगर 100 रुपये पर लीटर पेट्रोल प्राइस कर दें तो चलेगा? नहीं चलेगा। एक टैक्सी वाला है वो कैसे अफोर्ड करेगा? सब्जी वाला है वो अपनी सब्जी मंडी से अपनी दुकान तक सब्जी लाने में कैसा अफोर्ड करेगा? सही है कि नहीं? तो उसके लिए तो 50 कर दे, 50 रुपीज कर दे। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा यूज होने लग जाएगा। अरे भाई ज्यादा सस्ता हो जाएगा तो ज्यादा एक्स्ट्रा यूज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आलू 10 रुपए किलो है, अगर 1-2 खराब निकल जाते हैं सब्जी में से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम कीवी लेकर आते हैं, 4 कीवी में से अगर 2 कीवी खराब निकल जाती है तो ऑब्वियसली असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महंगी है, और आलू क्योंकि सस्ते हैं। इसीलिए ना 50 कर सकते हैं ना 100 कर सकते हैं। अगर 100 करेंगे तो गरीब नहीं ले पाएगा, और 50 कर देंगे तो ओवर यूज हो जाएगा। तो ओवर यूज से भी बचाना है, क्योंकि हमको सस्टेन करने, भाई रिसोर्सेज सस्टेन करने हैं। इसीलिए हमने क्या किया कि ना इसको 50 रखा ना 100 रखा, बीच का प्राइस निकाल दो कि गरीब भी यूज कर सके और इसका बिना मतलब का गलत यूज भी ना हो। मुद्दे की बात करते हैं। ये असिमिलेटेड डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज इस तरीके से सोसाइटी के अंदर बांटे जाए कि बिना किसी भेदभाव के सारे रिसोर्सेज सभी लोगों में अच्छे से, बिना किसी डेप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नुकसान पहुंचे, उनके पास पहुंच सके। एग्जाम्पल, मैंने पेट्रोल का आपको एग्जाम्पल दिया, वैसे ही आइए बात करते हैं। इट मीन्स डेवलपमेंट शुड रीच टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सभी सेक्शंस जो सोसाइटी के हैं वहां तक डेवलपमेंट पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे में डेवलपमेंट हो और राजस्थान के पिछड़े हुए इलाके में ना हो। ऐसा कोई सामान ना हो जो उस जगह मिलता हो और उस जगह ना मिले। या गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट करे किस तरीके से कि डेवलपमेंट सारे सेक्शंस को पहुंचे। सारे सेक्शंस को पहुंचना चाहिए, सारे रिसोर्सेज सारे सेक्शन को अवेलेबल होना चाहिए कि नहीं, तभी तो डेवलपमेंट होगा। मैं आपको एक चीज बताता हूं डेवलपमेंट का मतलब। फॉर एग्जांपल, बॉम्बे में रहने वाला इंसान, पानी उसको 24 आवर्स मिल रहा है, बिजली उसको 24 आवर्स मिल रही है, लेकिन जैसलमेर में रहने वाला आदमी उसको बिजली टाइम पे नहीं मिल रही है। गॉट इट ऑल ऑफ यू? उसको बिजली टाइम पे नहीं मिल रही है, तो वो क्या है? एसिमिलेटेड डेवलपमेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब सारे सेक्शंस, सोसाइटी के सारे सेक्शंस को रिसोर्सेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, डेवलपमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? वहां पे डेवलप्ड नेशन कहलाया जाएगा, और इसको क्या कहेंगे? एसिमिलेटेड डेवलपमेंट। तो सरकार को क्या करना चाहिए? एसिमिलेटेड डेवलपमेंट का स्टेप उठाना चाहिए। इट इज एज ब्रॉड कंसेप्ट विच फेयरनेस ऑफ इक्वलिटी, इनकम, opportunity and human resource, which always talk about the equality of income, opportunity and human rights. Means for the assimilated development you can just say the equality of income. What does the assimilated development mean? Equality of income, opportunity and human rights. Then let's move to the planning in India. What do you mean by planning in India? For example, for the betterment of the economy, we need a good planning. And what does the mean of the good planning? Means you have planned something in, or you have already thinked in advance. Planning means thinking in advance what is to be done, when is to be done and
how is to be done. For example, you are organizing a birthday party at your home. आप अपने बर्थडे पार्टी में ये पहले से थिंक करोगे या नहीं करोगे, सोचोगे या नहीं सोचोगे कि किसको बुलाना है, क्या बनाना है, कैसे बनेगा और क्या क्या मेन्यू में रहेगा, अकॉर्डिंग टू योर बजट. सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो प्लान्स बिफोर डूइंग द डेवलपमेंट एंड दैट प्लानिंग इज नोन एज प्लानिंग इन इंडिया. हाउ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया. ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मतलब कि एम क्या होते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के भारत में, आइए देखते हैं. टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना, कौन सा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का. टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पोवर्टी की, गरीबी की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म करना. इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, किसमें, इनकम में, इनकम के अंदर जो इनइक्वालिटी होती है उसको रिड्यूस करना. और टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करना, ना कि मशीनरी को यूज करना. सम ऑफ द 5-year प्लान, सी फ्रॉम 1950 itself the 5-year plan was established or organized. What was the role of 5-year plan in the Indian economy? 5-year प्लान एक ऐसे प्लान थे जो उठाए गए कि अगले 5 साल तक ये प्लान चलेंगे. और 5-year प्लान से फायदा क्या होगा कि डेवलपमेंट जो होगा एक स्मूथ पेस से होगा, मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड से डेवलपमेंट होने के लिए या सरकार क्या काम करेगी उसके लिए 5-year प्लान बनाए गए. और 5-year प्लान का मोटिव क्या था, एम क्या था कि ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट अचीव किया जा सके. आइए देखते हैं क्या क्या था. 12th 5-year प्लान अभी तक हो चुके हैं. कितने 5-year प्लान, 12 5-year प्लान हैव बीन मेड सो फार. व्हाट इट ऑल ऑफ यू, इंडो पाक वॉर, कंटिन्यूअस ड्रॉट्स, प्राइस राइज एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. इंडो पाक वॉर की वजह से, कंटिन्यूअस ड्रॉट्स की वजह से, लगातार सूखा पड़ने की वजह से, प्राइस का राइज अप होना मींस महंगाई ज्यादा बढ़ना, और डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज का डिप्लीशन होना मींस रिसोर्सेज लगातार रूप से खत्म होना. क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहां से गए तो हमारी कंट्री बहुत ही बुरे हाल में थी, बहुत ही गरीब थी, हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं थे. कॉटन, टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल वगैरह हमारे पास सारा खत्म हो चुका था. बुरी तरीके से अंग्रेजों ने हमको लूटा था, इसीलिए हमारे पास उस समय कुछ नहीं था. उस समय की सरकार ने इस तरीके से प्लानिंग की कि यहां से गरीबी हटाई जा सके, लोगों को प्रॉपर सैनिटेशन मिले, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी मिले, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सके और उसके साथ साथ एजुकेशन भी मिल सके. तो इनको अचीव करने के लिए 5-year प्लान बनाए गए, मतलब कि पंचवर्षीय योजना. और वो पंचवर्षीय योजना कैसे काम करेगी आइए देखते हैं. अभी तक 12 5-year प्लान बन चुके हैं जो 3 मुख्य स्थितियों की वजह से, जिनको कम से कम 3 प्लान एक साथ लाने पड़े. कब, 1968 से 1969 के बीच में 3 5-year प्लान एक साथ लाने पड़े. और दिस पीरियड इज कॉल्ड एज प्लान हॉलीडे. दिस पीरियड इज कॉल्ड एज प्लान हॉलीडे. इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. बेसिस ऑफ 12 5-year प्लान was assimilated and sustainable development. You know very well what you mean by assimilated and sustainable development. 12th 5-year प्लान का यही बेस है. बेस मतलब कि किसके बेस के ऊपर कौन सा प्लान लगाना है, ये किससे पता चलेगा, प्लान के डिटेल से पता चलेगा. लेकिन 12th 5-year प्लान का बेस क्या है, एसिमिलेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होता है आइए देखते हैं. टू अचीव 8% ग्रोथ रेट. कितनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, 8%. और अबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी, मतलब कि पॉवर्टी को भगाना है. रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रिडक्शन करना है. अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर रिडक्शन करना है मींस ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है. कौन क्रिएट करेगा, सरकार क्रिएट करेगी. अच्छा, आप इस चीज का ध्यान रखें कि यहाँ पे मैं कोई गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं या गवर्नमेंट के क्रिटिसिज्म में नहीं हूं, ना गवर्नमेंट का विरोधी हूं ना गवर्नमेंट के साथ हूं.
तो यहां पे किसी भी चीज को आप गलत तरीके से ना ले। एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज, भाई मैं कहता हूं कि आप अगर सरकार में रहेंगे या आप एक भारत के अच्छे नागरिक हैं, भारत का डेवलपमेंट चाहते हैं, तो कौन सी 3 चीजें करना चाहेंगे? सबसे पहले आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आपकी ग्रोथ अच्छी हो कि कम से कम आप 8% ग्रोथ रेट अपनाएं। 8% ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? अगर आप महीने में 100 रुपए कमाते हैं तो आप अगले महीने कम से कम कितना कमाएं? 108 रुपए कमाएं। कितने कमाएं? 108 रुपए। 8 रुपए का जो ग्रोथ हुआ उसका मतलब है 8% ग्रोथ रेट। ठीक है, उसके अलावा है अबॉलिशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी पूरी तरीके से हमारे यहां से चली जानी चाहिए। थर्ड क्या है? रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सारे लोग एम्प्लॉयड होने चाहिए ताकि सभी लोगों के घर में खाना बन सके, वो अपनी बेसिक एमिनिटीज पूरी कर सके, जो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ताकि वो अपनी हेल्थ और सैनिटेशन का ध्यान रख सके, जिनकी वजह से वो फिट रह पाएंगे और हमको बिना मतलब का एक्स्ट्रा, मतलब गवर्नमेंट को बिना मतलब का एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना पड़ेगा उनकी हेल्थ और सैनिटेशन के ऊपर। और इसके साथ साथ एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये क्या होंगे? हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे किसके? 5 ईयर प्लान के। व्हाट वाज द नीति आयोग? नीति आयोग वाज मेन बॉडी टू ट्रांसफॉर्म द इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, established in 2015 1 जैन। और हम इनके चेयरमैन कौन होंगे? पीएम, वाइस चेयरमैन अरविंद पंगाडिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री अमिताभ कांत, और मेंबर्स कौन होंगे? यहां पे मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑल द स्टेट सीएम एंड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। वाई डेप्यूटी गवर्नर? बिकॉज यूनियन टेरिटरीज के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर होते हैं वो कौन होते हैं? डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, कभी भी गवर्नर्स नहीं होते हैं। तो स्टेट के सीएम को क्यों मेंबर बनाया गया है और डेप्यूटी गवर्नर्स यूनियन टेरिटरीज के उनको क्यों मेंबर बनाया गया? क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी डायरेक्ट चेयरमैन को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी से डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है कि किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, ताकि हमारे रिसोर्सेज गलत तरीके से गलत जगह यूज ना हो और डेवलपमेंट से हम क्या कर सके? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सके। गॉट इट एवरीबॉडी? थैंक यू वेरी मच। If you have any of the query or question, you can ask in the comment box. Make sure you like and subscribe our channel. Thank you.